तो दोस्तों आज हो गया 28 दिसंबर 2022 यूपी में देश दुनिया की सभी ताज़ा बड़ी खबरें लेकर आए सिर्फ आपके लिए। चलिए खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि इस तरह खबर आप हर रोज देख सके। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। यूपी निकाय चुनाव पर हाई कोर्ट के फैसले पर मंगलवार देर शाम योगी सरकार ने अधिकारियों के साथ विचार विमर्श किया। इसके बाद फैसला हुआ है कि हाई कोर्ट के निर्णय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सरकार अपील करेगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कहा है कि आयोग बनाकर ओबीसी को आरक्षण दिया जाएगा, फिर निकाय चुनाव कराया जाएगा। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत मेट्रो शहर में कोरोना का खतरा मंडराने लगा है। समाचार एजेंसी एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक बीते 3 दिनों यानी 24, 25 और 26 दिसंबर के दौरान देश भर के हवाई अड्डों की रैंडम कोरोना जांच में विदेश से आने वाले 39 लोगों को कोविड-19 से संक्रमित पाया गया है। इन सभी यात्रियों के नमूने जीनोम जांच के लिए भेज दिए गए हैं। धर्म बदलने वालों को अनुसूचित जाति का दर्जा देने को लेकर आयोग बनाने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सरकार के उस फैसले को चुनौती दी गई है जिसके तहत उन लोगों को एसटी का दर्जा देने के लिए आयोग का गठन किया गया है जो दावा करते हैं कि वो मूलभूत अनुसूचित जाति से है लेकिन उन्होंने ईसाई या इस्लाम धर्म अपना लिया है। बीजेपी सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर की मुश्किलें बढ़ सकती है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने उनके उस बयान को हेट स्पीच बताया है जिसमें उन्होंने कहा था कि घरों में सब्जी काटने के चाकू भी तेज कर लो, न जाने कब इसकी जरूरत पड़ जाए। आपको बता दें कि जयराम रमेश ने बयान को नफरती भाषण करार देते हुए मंगलवार को कहा है कि वो प्रज्ञा के खिलाफ जल्द ही सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। प्रज्ञा ठाकुर ने जो कहा है वो हेट स्पीच का मामला है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा करीब एक सप्ताह के विश्राम के बाद आगामी 3 जनवरी को उत्तर प्रदेश पहुंचेगी। राहुल गांधी की अगुवाई में ये यात्रा कश्मीरी गेट के निकट से होते हुए गाजियाबाद के लोनी पहुंचेगी और इस तरह से वो देश की सबसे बड़ी आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश में दाखिल होगी। 3 दिनों तक पश्चिमी यूपी के कुछ इलाकों से होते हुए 6 जनवरी को हरियाणा के पानीपत में प्रवेश करेगी। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र की विधानसभा में लाए गए एक प्रस्ताव की कड़ी निंदा की है। महाराष्ट्र सरकार के प्रस्ताव में सीमा विवाद के बीच राज्य के हितों की रक्षा करने का संकल्प लिया गया है। आपको बता दें कि दोनों ही राज्यों में भाजपा सत्ता में है। कर्नाटक ने भी हाल ही में महाराष्ट्र के साथ सीमा विवाद पर एक प्रस्ताव पारित किया है। महाराष्ट्र के प्रस्ताव में कहा गया है कि 865 मराठी भाषी गांव हैं और इन गांवों का हर इंच महाराष्ट्र में लाया जाएगा। दिल्ली सरकार का कहना है कि राष्ट्रीय राजधानी के अस्पताल कोरोना की चुनौतियों से दो हाथ करने के लिए तैयार है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने मंगलवार को कहा है कि शहर के सरकारी अस्पताल सभी साजो सामान से लैस है। कोरोना के नए वेरिएंट से सतर्क रहने की जरूरत है। दिल्ली सरकार हर आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए भी तैयार है। जरूरत पड़ने पर हम बेड की क्षमता 36,000 तक बढ़ा सकते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर बिहार के अलग अलग जिलों की यात्रा पर निकलेंगे। 5 जनवरी 2023 को वो पश्चिमी चंपारण जिले के बेतिया से यात्रा की शुरुआत करेंगे। इस दौरान वो सरकार की योजनाओं और कार्यक्रमों की समीक्षा करेंगे और साथ ही लोगों से संवाद करेंगे। मथुरा के एक स्थानीय अदालत ने श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद को लेकर हिंदू सेना के दावे पर ईदगाह के अमीन सर्वेक्षण की रिपोर्ट 20 जनवरी को तलब की है। कोर्ट के आदेश पर अभिमान सांसद असउद्दीन ओवैसी की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कोर्ट के आदेश पर सवाल खड़े किए हैं। असउद्दीन ओवैसी ने कहा कि सर्वे के लिए पूछना एक गलत आदेश है। सिविल कोर्ट ने 1991 के उस अधिनियम का उल्लंघन किया है। असउद्दीन ओवैसी ने आगे कहा है कि मैं मथुरा कोर्ट के आदेश से असहमत हूँ। इमाम प्रमुख ने बीजेपी और आरएसएस पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी और आरएसएस इस देश में 1980 और 1990 वाली हालत बनाने की कोशिश में है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी सोमवार को महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्रियों की समाधि पर श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंचे थे। हालांकि सोशल मीडिया यूजर्स का ध्यान इस बात पर गया कि क्या उन्हें ठंड नहीं लगती। दरअसल नई दिल्ली में इन दिनों पड़ रही कड़ाके की ठंड में भी राहुल गांधी टी-शर्ट पहने नजर आए। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में चीन से आए एक 37 वर्षीय शख्स के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने की पुष्टि हुई है। इसके अलावा कोलकाता में भी 2 यात्री संक्रमित पाए गए हैं। आपको बता दें कि इसके अलावा बिहार के बोधगया में म्यांमार और थाईलैंड से आए 4 लोग संक्रमित पाए गए हैं। कोरोना पॉजिटिव पाई गई 3 महिलाएं थाईलैंड की है जबकि एक पुरुष म्यांमार का रहने वाला है। फिलहाल इस बात पर नजर है कि इन लोगों की जीनोम सीक्वेंसिंग रिपोर्ट में कौन सा वेरिएंट पाया जाता है। महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा विवाद पर पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने केंद्र के सामने अलग मांग पेश कर दी है। उन्होंने केंद्र से विवादित सीमा क्षेत्र को केंद्र शासित प्रदेश घोषित करने की मांग की है। खास बात है कि दोनों राज्य की तरफ से सियासी बयानबाजी जारी है। हाल ही में मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी।
सोमवार को उद्धव ठाकरे ने कहा है कि हम कर्नाटक की जमीन का 1 इंच भी नहीं चाहते, लेकिन हम हमारी जमीन वापस चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के अरविंद केजरीवाल सरकार पर आरोप लगाया है कि एक कैलेंडर वर्ष में विधानसभा के 3 सत्र नहीं बुलाकर नियमों का उल्लंघन कर रही है। सोमवार को दिल्ली भाजपा के नेताओं ने अरविंद केजरीवाल सरकार पर अहम मुद्दों पर चर्चा करने से भागने का आरोप लगाया है। इसके साथ ही भाजपा ने उपराज्यपाल वीके सक्सेना से आग्रह किया है कि वो जल्द ही विधानसभा सत्र बुलाए। संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान वर्क ने कहा है कि देश में कोरोना नहीं है, ये भाजपा का सियासी कोरोना है। राहुल गांधी दिल्ली में दाखिल हो रहे हैं तो इन्हें परेशानी हो रही है। उन्होंने कहा कि कोरोना का पता नहीं कि क्या हालत है, लेकिन ये सियासी कोरोना ज्यादा फैल रहा है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव सोमवार को झांसी जेल जाकर सपा के पूर्व विधायक से मुलाकात की। जेल से बाहर आने पर अखिलेश यादव ने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा है कि जेल में पूर्व विधायक को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो प्रदेश सरकार के इशारे पर नहीं दी जा रही है। चेतावनी भरे लहजे में कहा है कि कानपुर के विधायक इरफान सोलंकी और दीप नारायण सिंह जैसे नेताओं पर कार्रवाई करके भाजपा ये बताना चाह रही है कि समाजवादियों की सरकार आए तो ऐसा ही काम सपा उनके साथ करे। एक बार फिर से आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें बढ़ने वाली है। सीबीआई ने आईआरसीटीसी घोटाले की जांच दोबारा शुरू कर दी है, जिसके चलते एक बार फिर से लालू यादव पर शिकंजा कस सकता है। इस केस में उनके बेटे बेटियां भी आरोपी है। यह मामला तब का है जब लालू यादव यूपीए 1 में सरकार में मंत्री थे। श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद से जुड़ी याचिका पर सुनवाई करते हुए मथुरा कोर्ट ने शनिवार को शाही ईदगाह के सर्वे का आदेश दिया है। वहीं कोर्ट के इस आदेश पर राजनीति भी शुरू हो गई है। न्याय प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने ईदगाह परिसर में सबूतों की जांच के लिए आयुक्त नियुक्त करने पर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बाबरी मस्जिद के फैसले के बाद मैंने कहा था कि इससे संघ परिवार की शरारतें बढ़ेंगी। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने एक बार फिर से कश्मीर पर बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जब तक हम अपना दिल बड़ा नहीं करेंगे, जब तक हम ये नहीं मानेंगे कि पूर्व में हमसे गलती हुई थी, तब तक हम भविष्य नहीं बना सकते। कश्मीरी भी खुद को भारत का हिस्सा नहीं मानेंगे। आपको बता दें कि फारूक अब्दुल्ला ने इस दौरान चीन के साथ हुई झड़प पर भी टिप्पणी की है। फारूक अब्दुल्ला ने तवांग में हुई झड़प का जिक्र करते हुए कहा है कि हम इस पर संसद में चर्चा चाहते थे। उत्तर भारत के राज्यों में ठंड का कहर जारी है। फिर चाहे कश्मीर हो या दिल्ली, न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। पंजाब, हरियाणा, यूपी, राजस्थान जैसे राज्यों में शीतलहर भी चल रही है, जिसकी वजह से लोगों को अलर्ट रहने की जरूरत है। वहीं मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए कुछ राज्यों में कोल्ड डे और शीतलहर चलने का अलर्ट जारी किया है। संयुक्त किसान मोर्चा 26 जनवरी को हरियाणा के जिंद में एक किसान महापंचायत का आयोजन करेगा। एसकेएम नेताओं ने इस संबंध में शनिवार को करनाल में हुई एक बैठक के दौरान निर्णय लिया है। बैठक में राकेश टिकैत, दर्शन पाल और जोगिंदर सिंह समेत कई किसान नेता शामिल हुए। दर्शन पाल ने बताया कि उत्तरी राज्यों की महापंचायत 26 जनवरी को जिंद में होगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पत्रकारों के कर्तव्य, साहस और सामाजिक योगदान को नमन किया है। कोरोना संक्रमित होकर दिवंगत हुए पत्रकारों के परिजनों को 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि प्रदान करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड काल में दिवंगत लोगों के परिजनों को हर जरूरी मदद का संकल्प दोहराया।